उत्तराखंड ने लगातार तीसरी बार अपनी पांचों लोकसभा सीट बीजेपी को दी है। 2 बार तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी केंद्र में बीजेपी की, मतलब डबल इंजन सरकार। क्या मिला? इस बार तो बैसाखियों वाली केंद्र सरकार है। सबसे कमजोर माने जा रहे उत्तराखंड के सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में क्या मिलेगा? उम्मीद भी बेकार है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी का विरोध कर रहा हूं। चलो 2009 में चलते हैं। 5 सीटें उत्तराखंड ने कांग्रेस को दी थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनी थी, मतलब कांग्रेस की डबल इंजन सरकार थी। कुछ मिला? मिला हो तो कमेंट में आप जरूर बताना मुझे। क्यों नहीं मिला और कैसे मिल सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं, सरोकारों की बात। केंद्र सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस बार तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड निर्णायक भूमिका में है। यानी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार दोनों अपने अपने राज्यों की क्षेत्रीय ताकतें हैं। दोनों नेता इस प्रयास में हैं कि अपने अपने राज्यों को केंद्र से ज्यादा सहायता बटोरी जाए। दोनों नेताओं की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि उनके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और उनकी यह मांग पूरी हो भी जाएगी। दरअसल मोदी और शाह हर हाल में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसे में वे इन दोनों नेताओं की इस मांग को देर सवेर जरूर पूरी करने वाले हैं। इसके अलावा ये दोनों नेता क्योंकि केंद्र में न होकर अपने अपने राज्यों में रहेंगे, ऐसे में वे अपने राज्यों की केंद्र से संबंधित ज्यादा से ज्यादा मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे जब तक सरकार चलेगी। अब उत्तराखंड की बात करें। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में भी कोई ऐसी क्षेत्रीय ताकत होती तो राज्य का कुछ न कुछ भला जरूर हो सकता था? उत्तराखंड राज्य अपने जन्म के समय से ही कांग्रेस और बीजेपी का पिछलग्गू बना रहा, खासकर बीजेपी का। जरा एक नजर डालते हैं उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के लोगों ने कब कब किस किस पार्टी पर कितना भरोसा जताया। विधानसभा चुनावों से शुरू करते हैं। उत्तराखंड में अब तक 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसे हम इस तरह समझने का प्रयास करते हैं। इन 5 चुनावों में कुल जोड़ दें तो 350 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इन 350 सीटों में से बीजेपी को मिली है 179 सीट और कांग्रेस को मिली है 122 सीट। बाकी 49 सीट अन्य दलों को मिली है। इन अन्य दलों में अपनी यूकेटी भी शामिल है, बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी है और निर्दलीय भी शामिल है। अब लोकसभा चुनाव पर नजर डालें। राज्य गठन से लेकर अब तक 5 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, यानी कुल 25 सीटों पर चुनाव हुए हैं। कांग्रेस को मिली है मात्र 6 सीट और बीजेपी को 18। 1 सीट अन्य पार्टी को मिली है। यानी कि विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा चुनावों में बीजेपी पर ज्यादा विश्वास उत्तराखंड के लोगों ने जताया है। वोट परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो यहाँ के वोटर्स ने आमतौर पर इन दोनों पार्टियों में ही विश्वास जताया। बीजेपी में बहुत ज्यादा तो कांग्रेस में बहुत कम। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 68% वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 28%। 2024 में कांग्रेस ने अपने वोट परसेंटेज में 8% का सुधार दर्ज किया है। एक मोटा अनुमान यह है कि इन 10 चुनाव में 5 चुनाव विधानसभा के और 5 चुनाव लोकसभा के, इन चुनावों में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंटेज 2 गुना से ज्यादा रहा है। यानी कि कांग्रेस करीब 3% तो बीजेपी 60% से कुछ ज्यादा। ये तो कुछ आंकड़े थे जो यह समझने के लिए थे कि उत्तराखंड के लोग हमेशा ही बीजेपी या कांग्रेस के पीछे लामबंद रहे हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को दिया कभी कुछ नहीं। खासकर बीजेपी की नजर तो इस राज्य के संसाधनों पर ज्यादा रही है। दिल्ली में बैठा बीजेपी का एक नेता उत्तराखंड की जमीनों की किस तरह दलाली करता है, ये हम सबने देखा है। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तराखंड में जो काम सबसे ज्यादा किया है वह है यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर उग्र बनाना। पर बात केवल बीजेपी की ही नहीं,
कांग्रेस का रवैया भी उत्तराखंड के प्रति कोई खास उत्साहवर्धक कभी नहीं रहा। यही वजह है कि बीजेपी की धर्म की अफीम यहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। यहां सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड को एक क्षेत्रीय ताकत खड़ी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह की ताकतें हैं जो न सिर्फ अपने राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, बल्कि केंद्र की सरकारों के गठन में भी कई बार किंग मेकर की भूमिका में रही हैं, जैसे कि इस बार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। उत्तराखंड में जब भी क्षेत्रीय ताकत की बात होती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का जिक्र जरूर होता है और होना भी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में न होता यदि उत्तराखंड क्रांति दल न होता। 1979 में अपने गठन से लेकर 2000 में अलग राज्य के गठन तक यह पार्टी लगातार उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए सक्रिय रही। 1980, 1985, 1990 और 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी यूकेडी ने दस्तक दी, लेकिन राज्य गठन के बाद इस पार्टी का क्या हश्र हुआ ये हम सब ने देखा है। उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव में यूकेडी को 4 सीटें मिली, दूसरे चुनाव में 3, तीसरे में 1 और फिर 0। ऐसा क्यों हुआ यह जानना जरूरी है। दरअसल आंदोलन के दौरान ही बीजेपी और कांग्रेस ने आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों को झपटना शुरू कर दिया था। खासकर बीजेपी ने जब कोई भी अग्रिम पंक्ति का आंदोलनकारी जेल से छूटकर आता था तो बीजेपी उसका स्वागत करती थी, मालाएं पहनाकर, ढोल बजाकर और उसे लालच देकर या बरगलाकर अपनी पार्टी में शामिल कर देते थे। रविंद्र जुगरान जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो उत्तराखंड आंदोलन का अग्रणी चेहरा रहे, लेकिन बाद में बीजेपी की गोद में बैठ गए। आज भी वहीं बैठे हुए सुरक्षित है। ऐसे ही कई और उदाहरण भी हैं। हालांकि इस आंदोलन से निकले कई ऐसे लोग भी हैं जो न किसी पार्टी में शामिल हुए और न राज्य बनने के बाद कोई सरकारी सुविधा ही ली। ये लोग आज भी जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ जाएंगे आपको अक्सर। बीजेपी और कांग्रेस के आंदोलनकारियों को झपटने के प्रयासों के बावजूद जो लोग यूकेडी में रह गए और चुनाव जीत गए, वे भी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी या कांग्रेस की गोद में बैठते रहे। 2012 में चुनाव जीते यूकेडी के एकमात्र उम्मीदवार दिनेश धन्ने के उदाहरण ने यूकेडी के चरित्र को पूरी तरह समझा दिया। 2017 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता और उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी के हो गए। यूकेडी की टिकट पर चुनाव जीतने वाले अन्य लोगों की स्थिति भी कोई खास इनसे अलग नहीं रही। वे भूल गए कि इस पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। विधायक बनते ही सत्ता की मलाई लपकने में ये लोग जो भी विधायक बने ये व्यस्त हो गए। अब फिर से सवाल यही है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस का पिछलग्गू बनकर उत्तराखंड का वह सपना साकार हो सकता है जो राज्य आंदोलन के समय देखा गया था। नरेंद्र सिंह नेगी जी के शब्दों में, होनी हुड़ताली का सपना, आस विकास का सपना। यदि इन सपनों को साकार होना होता इन दोनों पार्टियों के रहते तो इन 24 सालों में हो चुके होते। जयदीप सकलानी जैसे आंदोलनकारियों को यह न कहना पड़ता कि उत्तराखंड आंदोलन करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इन 24 सालों में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर डाका डालने के अलावा बाकी कुछ नहीं हुआ। आपकी नजर में यदि कुछ हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे में हर संवेदनशील और राज्य के हित चिंतक हर व्यक्ति को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि किस तरह से राज्य में ईमानदार, कर्मठ और राज्य के लिए समर्पित लोगों को एकजुट करके एक क्षेत्रीय ताकत खड़ी की जा सकती है। एक ऐसी ताकत जिसका नेतृत्व उत्तराखंड आंदोलन की तरह युवा और महिलाएं करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी करें। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें।
बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।